नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्ड्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का सिलेबस, जिसमें हम आपका यूनिट पढ़ने वाले हैं 6, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म जीन एंड एनवायरनमेंट। यूनिट का नाम है, जिसमें आज हम जीन इंटरैक्शन के बारे में, मल्टीपल एलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है, हमने इसका नाम इसलिए एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म पढ़ा है क्योंकि हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने मेंडल के सारे लॉस के बारे में पढ़े, मेंडल ने किन चीज़ों के बारे में बताया, उसको मैं भी रिवाइज भी कर देती हूँ कि क्या चीज़ है। उसके आगे हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, यानी कि मेंडल ने जो बताया उसको और आगे, उसके बारे में और आगे की जानकारी क्या है उसको हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियोज़ की डेली अपडेट चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने मेंडल में इसके पहले जो यूनिट पढ़ा उसमें पढ़ा मेंडल जी के बारे में, ठीक है। तो मेंडल के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी मेंडल के बारे में, यहाँ मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल के बारे में हमने पढ़ा कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। किसके ऊपर किया? पी के ऊपर, पाइसम सटाइवम के ऊपर। पी के इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, सीड का शेप, कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर, और जो है उसका कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम का पोजीशन देखा, ठीक है। उसी तरीके से पॉड का शेप एंड साइज लिया, ठीक। इस तरीके से 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। उन 7 कैरेक्टर को क्रॉस करा के सेल्फ फर्टिलाइजेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए, जिसमें सबसे पहला जो लॉ होता है, जो कि बेसिकली लॉ नहीं है, एक हाइपोथेसिस थी, उनकी सोच थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया कि अगर कोई कैरेक्टर जो है, अगर वो डोमिनेंट स्टेज में है, डोमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, तो हमेशा वो क्या करेगा, अपना वही वाला कैरेक्टर शो करेगा। मान लीजिए रेड कलर डोमिनेंट है तो रेड ही आएगा, या वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इस वाले कंडीशन में, तब भी ये जो है होमोजाइगस वाला ही रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा उन्होंने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के बारे में, ठीक है, कि 2 कैरेक्टर को आप लेंगे एक साथ, ठीक है, टॉल और राउंड, और जो है रिंकल्ड और स्मॉल को साथ लेंगे तो दोनों कैरेक्टर अलग अलग आएंगे, ठीक है। और थर्ड इनका कैरेक्टर जो इन्होंने लिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब था कि आप कितने भी कैरेक्टर लीजिए, सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंटली आएंगे। इसको इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहा। इन्होंने जीन के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है, कि जो है एक जीन पे, ठीक है, एलील के बारे में बताया कि एक कैरेक्टर कैरी करेगा, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है, कई सारे नहीं कैरी कर सकता है। लेकिन बाद में ये भी गलत हुआ, तो ये भी एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म था। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में कुछ नहीं बताया था कि कुछ क्रॉसिंग ओवर टाइप का होता है, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने जीन नाम लिया ही नहीं था, फैक्टर बताया था उस चीज़ को। बाद में डिस्कवरी हुई कि वो जो जिस फैक्टर की बात कर रहे थे मेंडल, वो क्या था, एक्चुअल में जीन था। क्रॉसिंग ओवर जब आप पढ़ते हैं सेल डिवीजन, तो वहाँ पे आप क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा, आपके एनाफेज में, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से लिंकेज होता है, ठीक है। लिंकेज की वजह से क्या होता है, मदर फादर का दोनों का मिक्स कैरेक्टर बच्चे में आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मेंडल की एक्सटेंशन थी। तो अब मेंडल के एक्सटेंशन के लिए हम लोग थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। तो पहले स्टैंजा में यही बताया गया है कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया था, 19th सेंचुरी में डिस्कवरी की थी, ग्राउंड वर्क किया था जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। उनका वर्क था किसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर। और उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैसे मदर फादर का कैरेक्टर बच्चे में इनहेरिट होता है, जाता है। जैसे आप दिखते तो अपनी मम्मी पापा की ही तरह हैं, कलर वगैरह सब कुछ, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसी तरीके के दिखेंगे, इसके बारे में बताया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में मेंडल ने जब सारी चीज़ें बताई, मेंडल ने बेसिक नींव रखी, उस बाद में क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स जो है इवॉल्व हुआ और सारी उसमें चेंजिंग आई। जब देखा गया कि कैसे एक जीन दूसरे जीन के साथ इंटरैक्ट करता है, जीन कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, इसके बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आए। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहली ही बात क्या है, बियॉन्ड सिंपल ट्रीट, ठीक है।
सिंपल ट्रेट का मतलब बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके पहला वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, तो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। कैरेक्टर बियॉन्ड ट्रेट का मतलब ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो मेंडल का फोकस क्या था, मेंडल ने सिर्फ इतना बताया कि अगर एक जीन है, सिंगल जीन है विथ क्लियर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, ठीक है, या तो उसके पास अगर ये जीन है, यहाँ पे जीन है, इसके पास या तो डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव क्लियर एलील इस तरीके से होंगे। मॉडर्न जेनेटिक क्या कहता है कि मेनी ट्रेट हो सकते हैं, कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, पॉलीजेनिक हो सकता है, एक जीन के पास मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं एक ही चीज़ के पास, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लीड टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सच एज हाइट और स्किन कलर। हाइट और स्किन कलर देखिए, वह एक ही जीन लीड करता है लेकिन सब में अलग अलग होता है, सबके में हाइट अलग होती है, सबकी स्किन कलर अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कई कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये एक एक्सटेंशन हो गया मेंडलिज्म का। मेंडल ने बताया था कि एक जीन होती है, एक ट्रेट को कंट्रोल करती है, फोकस्ड ऑन ट्रेट्स कंट्रोल बाय सिंगल जीन, मतलब एक जीन मिलके एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी विथ क्लियर डोमिनेंट या रिसेसिव। एक जीन रहेगा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, स्किन का कलर जो है जो अगर मान लीजिए आपका कोई कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है हाइट मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल होता, तो एक जीन उसको करेक्ट जो है कंट्रोल करेगी और सेम रखेगी सब में। लेकिन जब बाद में और ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि ऐसा नहीं है, कई सारी जीन्स जो है मिलके सिंगल और कई सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। मेनी जेनेटिक्स रिकॉग्नाइज दैट मेनी ट्रेट्स आर पॉलीजेनिक, ठीक है, कई सारे ट्रेट्स, कई सारे कैरेक्टर कैसे हैं, पॉलीजेनिक हैं, मतलब कि मल्टीपल जीन्स के द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड है। एक ही कैरेक्टर है, हाइट ही है, लेकिन कई सारी जीन उस पर काम कर रही है, एक जीन नहीं हाइट को कंट्रोल कर रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थियरी की बात करें तो ये भी एक्सटेंशन था मेंडल का। मेंडल का प्रिंसिपल ये बात नहीं बता पाया था कि क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड होते हैं, वो उसको फैक्टर कह रहे थे, और वो एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं। जैसे जब आप क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो क्या होता है, आगे चल के यही जीन इससे ये ऐसे जाके और ये वाली ऐसे आके लिंक हो जाती है, ठीक है। तो मदर का कैरेक्टर फादर में, सॉरी इसका मदर का कैरेक्टर कुछ फादर में, फादर का कुछ मदर में मिक्स होकर क्या होता है, एक नया जीन बना लेता है इस तरीके से, ठीक है। एक नया जीन जब बनेगा तो इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर एक दूसरे के आ जाएंगे। तो ये लिंकेज का पैटर्न जो होता है इनहेरिटेंस पैटर्न को इफेक्ट करता है, मतलब जब लिंकेज हो गया तो कुछ चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, जब एक्सचेंज हुआ तो उससे नई चीज़ें बनी, तो वो क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं आपके किस पे, जब आपका इनहेरिटेंस होता है, मतलब मदर फादर का कैरेक्टर जब फीटस में, बच्चे में जाता है तब। एपिस्टेसिस एंड जीन इंटरैक्शन, एपिस्टेसिस क्या प्रोसेस होता है और जीन इंटरैक्शन इसका क्या रोल है। एपिस्टेसिस एंड जीन इंटरैक्शन आप डिटेल में पढ़ेंगे एपिस्टेसिस के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे, मान लीजिए ये कोई कैरेक्टर है, ठीक है, रेड ये शो कर रहा है, अब इस कैरेक्टर को कोई दूसरा जीन इस तरीके से येलो कलर आके मास्क कर दे, ठीक है, उस कुछ चेंज ना करे उसमें, जैसा कि आप डोमिनेंट वाले में देखते हैं। अभी आप डोमिनेंट से और एपिस्टेसिस से कंफ्यूज होंगे कि डोमिनेंट भी तो यही करता है कि वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, मान लीजिए रेड और वाइट है, रेड डोमिनेंट है तो कैरेक्टर रेड का ही दिखेगा, वाइट का नहीं दिखेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वो कलर तो रहेगा लेकिन उसको मास्क कर लिया जाएगा, जैसे आपका चेहरा रहे और आप उसके ऊपर मास्क लगा लें, दैट इज एपिस्टेसिस, ठीक है। मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, वो इसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दीजिए, मान लीजिए वो येलो कलर देने वाला था, कुछ और कलर देगा, ठीक है। दैट फेनोमेना नोन एज एपिस्टेसिस, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हाईलाइट दैट जीन इंटरेक्शन कैन कॉम्प्लिकेट सिंपल मेंडेलियन रेशियो, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना, सिंपल मेंडल का रेशियो क्या था, 9:3:3:1। 3:1 क्रॉस का रेशियो आप सबको याद होगा, जो था वो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ये कौन सा रेशियो था, फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:1:2 वाला बुरा था। तो ये क्या होगा, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है इसको मॉडिफाई कर दिया गया एपिस्टेसिस में। जब देखा गया नंबर्स तो यही हैं, तो कभी ये दोनों साथ आ जाएंगे, कभी ये दोनों, कभी ये तीनों साथ आ जाएंगे, ये सिंगल, इस तरीके से भी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से मेंडल की चीज़ें एक्सटेंड हुई। अब हम जीन और इन्वायरमेंट का देखेंगे कि कैसे हमारे जो जीन्स हैं वो इन्वायरमेंट उसको इफेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बायोटिक, ये बायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, सॉरी बायोटिक फैक्टर्स में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ए बायोटिक फैक्टर में वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, जो है ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जीन को इफेक्ट करती है उसको हम जानेंगे। जीन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, बातचीत कैसी है, उनका रिलेशन कैसा है, ठीक है।
फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट, मतलब जिसको आप बाहर से देख के बता पा रहे हैं कुछ उसके बारे में, वो क्या है आपका, वो आपका फिनोटाइप है, ठीक है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो जो आप देख पा रहे हैं वो किसका पैकेज है, मतलब अगर किसी फ्लावर को आप मतलब लीफ को देख पा रहे हैं, ग्रीन है, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें किसका रोल है, इसमें जीन का रोल है यानी कि जीनोटाइप का रोल है, और इन्वायरमेंट का रोल है, किसका रोल है, इन्वायरमेंट, लाइट का, एयर का, ठीक है, कलर्स का रोल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है कि ए प्लांट हाइट में बी डिटरमाइंड बाय इट्स जेनेटिक पोटेंशियल बट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल क्वालिटी, वाटर अवेलेबिलिटी एंड सनलाइट, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, इस बात का जो डिपेंडेंसी है, इस बात का जो निर्धारण है कैसे होगा, एक तो पहली बात कि वो प्लांट किस चीज़ का है, दूसरी बात वहाँ पे सॉइल कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, सनलाइट कैसा है, भले ही वो अच्छी क्वालिटी का हो, अगर उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिला तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो यही है जीन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, ठीक है। नॉर्म ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स हाउ फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट। किसी जीनोटाइप का, किसी जीन का बाहरी स्ट्रक्चर कैसे उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकता है, इस बात को कहते हैं। ये देखा जा सकता है, इट इलिस्ट्रेट दैट सेम जेनेटिक मेकअप कैन रिजल्ट इन डिफरेंट ट्रेट डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट कंडीशन। मान लीजिए किसी सेम जेनेटिक ट्रेट है, मतलब सेम जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने डार्विन फिंचेस के बारे में सुना होगा, डार्विन ने जो चिड़ियाज देखी थी गैलापागोस आइसलैंड पे, आइसलैंड चिड़िया की वैरायटी सेम थी लेकिन डिफरेंट आइसलैंड पे फूड क्या था, अलग अलग तरीके का था। कहीं पे छोटे छोटे ग्रेन्स थे तो वहाँ की चिड़िया का चोंच कैसा हो गया, छोटा सा हो गया, ठीक है। कहीं पे उनको कीड़े खाना था तो उसकी चिड़िया का चोंच जो है अलग हो गया, बीक उसकी अलग हो गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि नॉर्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि जीनोटाइप जो आप बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिनोटाइप, वो कैसा होगा, इस बात का डिपेंडेंसी आपके किस पे है, इन्वायरमेंट पे है प्लस आपके जीन पे है, ठीक है। एपिजेनेटिक्स एक टर्म होता है, आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि कैसे कोई जीन जो है उसका एक्सप्रेशन चेंज किया जा सकता है बिना डीएनए के सीक्वेंस में चेंज किए। अगर मान लीजिए किसी जीन में आपको चेंज करना है तो आपको क्या करेंगे, जीन जो है डीएनए का पार्ट है जीन, तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एपिजेनेटिक्स क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना डीएनए को चेंज किए हम एक जीन का एक्सप्रेशन, जीन का जो वो कैरेक्टर दिखाएगा उसको बदल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विथ अ जेनेटिक प्रीडिपोजिशन फॉर इंस्टेंस फैक्टर्स सच एज डाइट, स्ट्रेस, टॉक्सिन कैन लीड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट इन्फ्लुएंस ट्रेट्स एंड मे इवन हेरिटेबल। यहाँ कहा जा रहा है कि फैक्टर जैसे कि डाइट, हमारी डाइट क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, टॉक्सिन हमारे शरीर में कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि हमारे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती हैं। इवन कि ये हेरिटेबल भी हो सकती है, मतलब हमारे से हमारे बच्चों में भी जा सकती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, ठीक है। जीन इन्वायरमेंट का कोरिलेशन क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि these occurs when individual with certain genotype seeks आउट और क्रिएट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जब आप कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बना ले जीनोटाइप के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी में पहले से ही एथलीट्स के कैरेक्टर हैं, तो वो अगर अपने आप को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंगेज करेगा, ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, तो रीइंफोर्समेंट की वजह से काम की वजह से तो वो एथलेटिक ट्रेट्स उसके अंदर एथलेटिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे और वो अच्छा कर पाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं जीन इन्वायरमेंट कोरिलेशन। नेचर वर्सेस नर्चर, इसमें भी जीन और इन्वायरमेंट का रिलेशन है। क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट हाईलाइट्स की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है नेचर, जेनेटिक्स का मतलब है नेचर और इन्वायरमेंट का मतलब है नर्चर, मतलब जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का रिलेशन पे काफ़ी डिबेट चलता है। मोस्ट कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव एम्फसाइज दैट इंटरेक्शन बिटवीन द टू, रिकॉग्नाइजिंग दैट बोथ प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय समय पे इस बात पे डिबेट चलता रहता है कि दोनों नेचर है और नर्चर यानी कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर के और बिहेवियर को शेप देने में, मतलब बनाने में, ठीक है। तो दोनों जरूरी हैं। तो यहाँ हमने एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, एक बार मैं रिवाइज कर दूँ, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म पढ़ा, हमने देखा कि एक ट्रेट जो है सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं
एक कैरेक्टर को एक जीन नहीं रेगुलेट कर सकता, कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज और क्रोमोसोमल थियरी हमने पढ़ी, एपिस्टैसिस एंड जीन इंटरैक्शन पढ़ा। फिर जीन और एनवायरनमेंट इंटरैक्शन में हमने जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्म ऑफ रिएक्शन, एपिजेनेटिक्स और जीन इन्वायरमेंट को रिलेशन, नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में जाना। अब हम जो है मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ेंगे कि कैसे कई सारे एलील्स जो होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, सिंगल। मेंडल यही बता रहे थे कि एक जीन के पास एलील्स होते हैं, मतलब अगर ये जीन है उसके पास एलील होगा और वो एलील, ये इसका एलील है, म्यूटेंट फॉर्म या एलील कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक एलील एक कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एलिज्म, नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे, मल्टीपल मतलब कई सारे एलील्स, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है इसको हम देखेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर जीन विद इन अ पॉपुलेशन। मतलब किसी एक जीन के लिए, ठीक है, किसी एक जीन के लिए, सिंगल जीन के लिए 1, 2, 3 एलील भी हो सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप, अभी आप देखेंगे। अनलाइक टिपिकल मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, जो टिपिकल मतलब मेंडल ने बताया था इनहेरिटेंस के बारे में, शुरुआत उन्होंने ही की थी कि जीन के पास केवल और केवल 2 एलील होते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब हर पेरेंट से एक आएगा, एक मदर से एक फादर से आएगा, मतलब हर जीन के लिए 2 एलील होंगे। मल्टीपल एलिलिज्म उन्होंने नहीं बताया था, उनके बाद ये एक्सटेंशन था उनका, ये और साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। मल्टीपल एलिलिज्म अलाउ फॉर ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रेट्स। मल्टीपल एलिलिज्म से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, ए बी ए ओ, ठीक है, ए बी, और कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी इसकी वजह से। तो मल्टीपल एलिलिज्म जरूरी है, अभी मैं अभी इसका इम्प्लीकेशन या इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी। की कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीपल एलिलिज्म के। सबसे पहले एलील, दीज आर डिफरेंट वेरियस वर्जन ऑफ जीन, ये एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन होते हैं। इन मल्टीपल एलिलिज्म एक सिंगल जीन जो है मे हैव 3 और मोर वेरिएंट्स, एक सिंगल जीन के पास कई, एक या तीन से ज़्यादा वेरिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के पास, ह्यूमन के पास 3 एलील्स होते हैं। एक होता है आई, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई ए, ठीक है, पहला हो गया, आई बी दूसरा, और तीसरा हो गया आई, ठीक है। 3 तरीके के एलील ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही तीनों मिलके ब्लड ग्रुप ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, ए बी बनाएंगे और ओ बनाएंगे, जो बेसिकली 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में देखते हैं, पर्सन्स होते हैं, ठीक। उसमें भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव वाला फैक्टर RH होता है, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात करें, इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलील्स। इन एलील्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, आई ए के साथ आई स्मॉल आई हो सकता है, आई बी के साथ स्मॉल आई हो सकता है, आई ए आई बी हो सकता है, केवल सिंपल में आई ए हो सकता है, सिंपल में आई बी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक। लीडिंग टू वैरायटी ऑफ जीनोटाइप्स, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ जीनोटाइप्स आपको, मतलब सबके ब्लड ग्रुप अलग हो जाएंगे जीन्स में। करस्पॉन्डिंग फिनोटाइप, उसके हिसाब से फिनोटाइप होगा। इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यहाँ आपको दिखाया गया, यहाँ मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया है कि किस तरीके से होता है। ये आपका ब्लड ग्रुप में RBC है, ठीक है, बेसिकली RBC पे ही पाया जाता है। आपके RBC पे पाए जाते हैं एंटीजन, और प्लाज्मा होता है उसके अराउंड में, वहाँ पे पाए जाते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि टाइप ए किस तरीके का उसमें होगा, AA और AO पाया जा सकता है, टाइप B में BB और BO, टाइप AB में AB, टाइप O में OO, ठीक है। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर बात की जाए मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ और एग्जांपल्स की, तो यहाँ आपको कुछ और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लैब माउस का फर कलर जो होता है, लैब माउस जो होता है उसका फर कलर में आप देखेंगे यहाँ आपको डिटरमाइंड 4/4 एलील्स, 4 एलील से डिटरमाइंड होता है। ब्लैक कलर, अगाउटी कलर, येलो कलर, ब्लैक, अगाउटी, येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से रैबिट का फर कलर अगर देखेंगे, ठीक है, फर कलर किसका, रैबिट का, रैबिट की फर कलर की अगर बात की जाए तो ये भी फर कलर जो है 4 एलील के द्वारा डिटरमाइन होता है। फुल चिंचिला, हिमालयन, अल्बिनो, यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फुल कलर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से 4 एलील रिप्रेजेंट करे। चिंचिला आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, हिमालयन
2 एलील, एल्बिनो 1 एलील रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एलील, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है मल्टीपल एलिलिज्म की, क्योंकि इंपॉर्टेंस भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, it contributes to the variability seen in traits within population essential for evolution natural selection। तो ये इसकी वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी इवोल्यूशन होता है या जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन होता है, मान लीजिए कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, और क्या होता है कि जो कंडीशन है बॉडी की, 4 तरीके के रैबिट के फर कलर है, जो भी है, या कोई जैसे आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जहाँ पे इंग्लैंड में जो हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने की वजह से वहाँ पे क्या था कि एक खास टाइप की वहाँ तितलियाँ पाई जाती थी। तो जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थे तो उन तितलियों का कलर दूसरा था, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पे पोल्यूशन होने लगा, पोल्यूशन आके पेड़ों पे भी जन्मने लगा। उन पेड़ों पे जन्मने की वजह से तो जो वो तितलियाँ थी, उनका कलर पहले ऐसा था कि उनको कोई प्रे, उनका जो होता है दुश्मन जो होता खाने वाला, वो नहीं खा पाता था। लेकिन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से धुआं आके पेड़ों पे भी जमने लगा, तो वो तितलियां दिखने लगी, जिसकी वजह से उनका डेथ ज़्यादा होने लगा। तो फिर उन तितलियों ने क्या किया, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज किया, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर। उन्होंने कलर को अपने थोड़ा सा चेंज आ गया उनके कलर में। फिर वो कलर क्या था कि उस जो पेड़ का कलर था, ब्लैक हो गया था, उसमें छिप जाता था, जिसकी वजह से उनमें चेंज आया। तो इसी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन के लिए, इवोल्यूशन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जरूरी है, जो कि मल्टीपल एलिलिज्म से आती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रेट, मेनी ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल एलीज मेकिंग स्टडी ऑफ जेनेटिक्स रिचर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स आते हैं जिनकी स्टडी होती है। मेडिकल एप्लीकेशन है इसका, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल एलिज्म कैन हेल्प इन फील्ड लाइक मेडिसिन वेयर सर्टेन एलीज में बी एसोसिएटेड विद डिजीज और रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। मेडिकल में कैसे कि कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, डिस्कवरी की जाती है, चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, ये आपके उसमें दिया तो नहीं है, लेकिन लीथल एलील्स आपको पढ़ना चाहिए। लीथल एलील्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी एलील्स पाए जाते हैं जो अगर ज़्यादा रिप्रेजेंट हो जाए तो वो हमारी ही बॉडी को हार्म करने लगेंगे, ठीक है। ऐसे एलील्स को लीथल एलील्स कहा जाता है। लीथल का मतलब ये होता है जानलेवा, ठीक है। लीथल का मतलब ये होता है घातक, ठीक। तो जीन्स विच बिकम्स ए cause for death of individual carrying them are called lethal genes। जीन्स ऐसी जीन्स जो अगर इंडिविजुअल के अंदर कैरी करे, वो पाई जाए तो क्या होती है, उसकी डेथ को कॉज कर देती हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, लीथल कहते हैं। ये या तो डोमिनेंट हो सकती हैं या रिसेसिव हो सकती हैं, दोनों तरीके से पाई जा सकती हैं। इन क्रॉसिंग ऑफ हेट्रोजाइगस कैरीज एक्सपेक्टेड रेशियो कम्स इक्वल टू 2:1। नॉर्मल रेशियो क्या होता है, 3:1 का हम देखते हैं जब लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो 3:1 का रेशियो देखते हैं। यहाँ क्या होता है, 2:1 रेशियो देखा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीथल जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन यानी कि इस वाले कंडीशन में, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, ये चीज़ देखी जाएगी, लीथल एलील आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेथ मतलब एम्ब्रियो का ही डेथ हो जाएगा, एम्ब्रियो बच्चा फीटस में ही मर जाएगा, ठीक है। ह्यूमन में एग्जाम्पल क्या है लीथल जीन का, ब्रैकीडेक्टाइली डोमिनेंट ट्रेट। ब्रैकीडेक्टाइली का मतलब होता है 5th इसका पाया जाना, अंगूठे का जो 6 पाया जाता है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है। थैलीसीमिया का पाया जाना, सिकल सेल एनीमिया, ये आपका ये थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये रिसेसिव ट्रेट हैं। दीज डिजीज आर आल्सो कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसमें से थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ब्लड से रिलेटेड डिजीज हैं, ठीक है। थैलीसीमिया में क्या होता है, एक्सेसिव जो है ब्लीडिंग हो जाती है, और सिकल सेल एनीमिया में तो ब्लड का जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है। वो सिकल आरबीसी हमारी बाई कॉनकेव शेप की ऐसी कुछ दिखने वाली आरबीसी हमारी होती है, ठीक है। बाई कॉनकेव होती है, दोनों तरफ से चपटी होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। थैलीसीमिया क्या है, एक हेरिडिटी डिसऑर्डर। हेरिडिटी मतलब अगर आपको है तो आपके बच्चे में भी जाएगा, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का मतलब हीमोग्लोबिन बनना इससे अफेक्ट होगा। दिस डिजीज लीड टू द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बहुत ज़्यादा कम बनेगा और आरबीसी जो है
डिस्ट्रॉय ज़्यादा होगा, मतलब ख़त्म ज़्यादा होगा। तो ये कुछ अगर ट्रेट्स हैं, अगर ये एलील्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं तो ये हमारी डेथ को कॉज कर सकते हैं। लीथल एलील की यहाँ पे बात की गई है। देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या दिख रहा है, 2:1 का, जीनोटिपिक रेशियो 2:1 का, ठीक है, F1 जनरेशन में। तो डोमिनेंट वाला एलील क्या हो जा रहा है, उसकी डेथ हो जाएगी। ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी डेथ हो जाएगी। ये बस 3 को रिप्रेजेंट कर पाएगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस तरीके से, लीथल एलील जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा उसकी डेथ हो जाएगी, बाकी 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मेंडल का नियम क्या कहता है, 3:1 का रेशियो होने चाहिए, लेकिन अगर ये एलील प्रेजेंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। तो मेंडल को इन्होंने ओबे नहीं किया, इसी वजह से एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ रहे हैं। हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो कुछ इस तरीके का नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या होता है, फॉर्म्स लॉन्ग इनफ्लेक्सिबल चेन। यहाँ पे ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक दिखेगा, लेकिन यही कई सारे चेन में दिखेगा जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। नॉर्मल ब्लड कैसा होगा, इस तरीके से आपको देख रहे हैं बाई कॉन्केव शेप का दिखेगा। सिकल सेल वाला इस तरीके से दिखेगा। नॉर्मल रेड ब्लड जो सेल होंगी वो कॉम्पैक्ट होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है। और जब इनको किसी ऑर्गन के पास जाना होगा तो ये कैपिलरीज पाई जाती हैं, कैपिलरीज से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिकल सेल आरबीसी जो होता है स्टिफ होता है, ठीक है। स्टिफ मतलब चिपका रहता है, एंगुलर होता है, एंगल में पाया जाता है। तो ये क्या करती है, कैपिलरीज में इस तरीके से स्टक हो जाती हैं, मतलब किसी ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो यही चेंज होता है। होपफुली आपको लीथल जीन भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ जीन। आपकी उसमें है मल्टीपल एलिज्म के बाद इंटरैक्शन ऑफ जीन। तो जीन इंटरैक्शन क्या होता है, मतलब जीन की बातचीत। बेसिकली इंटरैक्शन, आप कहते हैं आपका इंटरैक्शन कैसा रहा किसी से, मतलब बातचीत, ठीक है। तो जीन इंटरैक्शन रिफर्स टू द वे विच डिफरेंट जीन इन्फ्लुएंस वन अनदर्स एक्सप्रेशन एंड फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक इफेक्ट। जब ये एक दूसरे से क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, बातचीत करेंगी, तो उनके एक्सप्रेशन को, मतलब उनमें कुछ चेंजेज आएगा, उनके इस शकल सूरत में कुछ चेंज आएगा। मतलब जैसा बोलते हैं ना कि आपके दोस्त जैसे होते हैं, आपके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है आपके दोस्तों का। तो मान लीजिए 2 लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ बातें एक्सचेंज करेंगे, फिर उनकी आदतें थोड़ी बहुत चेंज होंगी। तो यही चीज़ें। Rather than acting independently, genes often interact in complex way to determine the traits of an organism. जीन जो है मतलब इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि जीन सिर्फ एक्ट करेंगी, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स वे में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, जटिल तरीके से, और कुछ ट्रेट, कुछ कैरेक्टर को क्या करेंगी, दिखाएंगी। Genes of phenotypic traits are modified by interaction with other genes and the environment. जीन जो है कभी भी चेंज तभी आएगा जब वो किसी दूसरे जीन से इंटरैक्ट करेगी और वहाँ के इन्वायरमेंट से। जीन इंटरैक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरैक्शन ऑफ एलिलिक जीन, मतलब जिनमें एलील्स पाए जाते हैं, ऐसे जीन का इंटरैक्शन, ठीक है। एलिलिक जीन्स आर जीन्स लोकेटेड इन द आइडेंटिकल लोकाई ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये रहा, इसको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो एलिलिक वाला होगा, एक इस पे प्रेजेंट होगा, दूसरा इस पे प्रेजेंट होगा। इस तरीके के इंटरैक्शन को कहते हैं एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है। इंटर एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है, 2 एलील के बीच में ही इंटरैक्शन। इंटरैक्शन ऑफ नॉन एलिलिक जीन, मतलब ये दूसरा प्रेजेंट होगा। जब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा तो इनको कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ हम बेसिकली जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन एलिलिक जीन्स के इंटरैक्शन का, ठीक है। इंटरैक्शन एक और तरीके का होता है इंट्रा। ये तो इंटर पढ़ रहे हैं ना, एक इंट्रा, जो मल्टीपल एलिलिज्म हमने पढ़ा है, इंट्रा जीन इंटरैक्शन। तो इंट्रा जीन इंटरैक्शन का एग्जांपल था मल्टीपल एलिलिज्म। यहाँ इंटर हम पढ़ रहे हैं, 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा और इंटर। तो इंटर में भी 2 तरीके के होते हैं, एलिलिक जो इस तरीके का मैंने बताया एलील्स पे होंगे, और सेम होमोलॉगस पेयर पे होंगे। और जब 2 अलग अलग होमोलॉगस पेयर के बीच में होगा तो इनको कहेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, ठीक है। डिफरेंट लोकाई ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और इन द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, या अगर सेम पे ही प्रेजेंट होंगे तो लोकस उनका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में एपिस्टेसिस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। बेसिकली अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं एपिस्टेसिस के बारे में, कि एपिस्टेसिस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शन के कुछ टाइप आप और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे
तो पहले मैंने बताया दो तरीके के और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, जीन डिसाइड करेगा जिस चीज़ को। फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से आप देख सकते हैं। जीन इंटरेक्शन मॉडिफाई कर सकता है हाउ जीनोटाइप एक्सप्रेस देमसेल्फ एज अ फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप जीन क्या दिखाएगा बाहर, मतलब हमारा जीन जो है क्या कौन सा जीन ही तो डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा। आप कितना सारा वेरिएबल कलर देखते हैं सबका बॉडी का, कहते कोई गेहूं कलर का है, कोई एकदम एक्सट्रीम वाइट है, फॉरेनर वाला वाइट है। तो ये कलर्स क्या होते हैं, ये जीन डिसाइड करते हैं, तो उसको कहा गया जीनोटाइप। लेकिन जो बाहर से आप देख पा रहे हैं कलर, दैट इज फिनोटाइप। तो इस चीज में मॉडिफाई कर सकता है जीन इंटरेक्शन। ठीक है, कैसे अभी आप देखेंगे। एपिस्टेसिस मैंने बताया कि यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी एक कैरेक्टर को मास्क कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ केसेस में एक जीन दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्लावर कैन बी ओवररिडन बाय अनदर जीन दैट कंट्रोल वेदर द फ्लावर डेवलप्स एट ऑल। इसको अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। एडिटिव जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इस सिनेरियो में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जीन ऐड टुगेदर टू इन्फ्लुएंस अ सिंगल ट्रेट। कई सारे जो होंगे जीन के इफेक्ट, मान लीजिए ये कोई जीन है, ये कोई जीन है, ये कोई जीन है, यहाँ यहाँ है, इनके कई सारे जीन के जो है चीजें एक कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर पे इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर इंस्टेंस इफ टू जीन्स ईच कंट्रीब्यूट फॉर टू ए सर्टेन हाइट इन प्लांट्स। मतलब मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि कोई दो जीन्स हैं और जो है वो सर्टेन हाइट के लिए, कुछ अलग अलग हाइट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए एक कोई जीन है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक कोई जीन है इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इन दोनों के कैरेक्टर को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, एक अलग तरीके का आपको हो सकता है 7 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाए। मतलब एक कंबाइंड आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जब आप करने लगे, मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है, और आपकी बहन के अंदर कोई कमी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कहने के बजाय आप दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, मतलब कि तुम हमारा ये कैरेक्टर है, कोई बात नहीं, मेरे में ये अच्छा है, मेरे में ये खराब है, तुम्हारे में ये अच्छा, हम दोनों मिलके काम कर लेंगे। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, एलील में कंप्लीटली मास्क द एक्सप्रेशन। तो डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर कैपिटल टी वाला चाहे इस फॉर्म में प्रेजेंट हो चाहे इस फॉर्म में, क्या होगा, अगर ये रेड को रिप्रेजेंट करता है तो जो नीचे क्रॉस के बाद रिजल्ट आएगा वो रेड ही आएगा। ठीक है, द सेम लुक एक्सप्रेस कर देता, मास्क कर देता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस बट कैन ऑल्सो अप्लाई इन मोर कॉम्प्लेक्स वे व्हेन मल्टीपल एलिज्म आर इन्वॉल्व। लेकिन ये भी मॉडिफाई हो जाता है जब मल्टीपल एलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। प्लियोट्रॉपी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, दिस अकर व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट। एक जीन है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हाइट को भी डिसाइड करे, कलर को भी डिसाइड करे, डिस्टेंस को भी डिसाइड करे, तो इसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। एक जीन, सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक कैरेक्टर को कई सारे जीन डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जीन है कई सारे कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, इसको कहेंगे प्लियोट्रॉपी, इसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जब कई सारे जीन एक कैरेक्टर को, ठीक, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इन वन जीन में इफेक्ट अ वैरायटी ऑफ फीचर, जैसे कि कलर को, साइज को, शेप। किसी एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो वो कई सारी चीजों को अफेक्ट कर दे रहा है, कलर को, साइज को, शेप को। ठीक, इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन इफेक्ट करेगा कई सारी चीजों को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को करेंगे कंट्रोल। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जीन इंटरैक्शन में हमने क्या पढ़ा, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों यहीं पे है। ठीक है, और दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक, एपिस्टेसिस, अब मैंने बोला था थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एपिस्टेसिस क्या होता है, समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन इज दैट वन जीन मास्क या हाइड, मतलब छुपा लेना, द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जीन को क्या करे, डिफरेंट लोकस पे मास्क कर दे, तो इस फेनामेना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। समटाइम इफेक्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन इज दैट वन जीन, एक जीन मास्क कर ले, हाइड कर ले, इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, ये दो जीन हैं, ये इसके कैरेक्टर को मास्क कर ले इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को बताने का काम सबसे पहले इंग्लिश जेनेटिसिस्ट, मतलब इंग्लिश आपके ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे विलियम बैटसन। ठीक है, बैटसन एंड पुनेटचक स्क्वायर,
1907 में एपिस्टेसिस उन्होंने बताया कि एपिस्टेसिस जो है एक इंटरैक्शन ऑफ 2 और मोर जीन दैट कंट्रोल सिंगल फिनोटाइप, 2 या 2 से अधिक जीन इंटरैक्ट करके एक सिंगल कैरेक्टर को, फिनोटाइप को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। एपिस्टेसिस को और डोमिनेंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दोनों में क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ जीन एट द सेम लोकाई, एलेलिक जीन्स। द एपिस्टेसिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डोमिनेंस, यहाँ कहा जा रहा है विच रिफर्स टू द इंटरैक्शन ऑफ जीन एट द सेम लोकस। सेम लोकस पे क्या होता है, इंटरैक्शन होता है। द कॉज माइट बी दैट बोथ जीन प्रोड्यूस एंजाइम विच एक्ट एज इन द सेम बायोकेमिकल पाथवे, ठीक। कि कॉज क्या है इसका, कि हो सकता है जो 2 एंजाइम्स हो कोई, ठीक है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हो, 2 जीन हो, ठीक है, और वो सेम पाथवे पे एक्ट करते हो, ठीक। एपिस्टेसिस में क्या होता है, जो जीन होती है उसमें 2 तरीके की जीन आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे इस तरीके से अगर आप देखना चाहें। एपिस्टेसिस द जीन डज द मास्क इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन। मान लीजिए ये 2 जीन हैं इस तरीके से, ये मास्किंग करेगा तो इसको कहेंगे एपिस्टेटिक जीन, और इसकी मास्किंग होगी इसको कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है, ठीक है। एपिस्टैटिक जीन में भी रेसेसिव और डोमिनेंट इन देयर इफेक्ट, ये अपने इफेक्ट में रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कैरेक्टर, एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है यहाँ कि ब्राउन हेयर था और MCR जीन थी, ये ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ब्राउन हेयर जीन थी और MCR जीन क्या होगी, वेरिएंट होगी। अब यही क्या करने लगा, रेड हेयर, मतलब मास्क कर लिया इस MCR जीन के कैरेक्टर को, कोई वेरिएंट आके मास्क कर दिया और रेड कलर आने लगा। एपिस्टेसिस इज व्हेन अनरिलेटेड जीन मॉडिफाइज द फेनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन। यहाँ पे ब्राउन हेयर कलर जीन क्या हो गया, अब MCR जीन का कोई भी वेरिएंट एक दूसरा आ गया, अनरिलेटेड कोई जीन था आके इसको मास्क कर दिया, इसको क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। सेम यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक व्हाइट एंड अल्बिनो, 3 कलर के देख रहे हैं आप। ब्लैक या तो हो सकता है कोई काऊ, या व्हाइट हो सकती है, या अल्बिनो का मतलब मिक्सचर, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कैपिटल बी और अल्बिनो को कैपिटल सी से। तो यहाँ जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ क्या देखा गया कि ये सब तो सेम आई, लेकिन ये यहाँ पे एक कैरेक्टर व्हाइट आपको दिख गया, सी वाला कैरेक्टर बी वाले कैरेक्टर को, ये अल्बिनो वाला कैरेक्टर क्या किया, इस कैरेक्टर को मास्क कर दिया और पूरा व्हाइट कर दिया इसको। बाकी 2 क्या हुई, सी यहाँ पे किसी को मास्क नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये नॉर्मल आई, जैसे ये थी वैसे ही यहाँ पे मिला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस कैरेक्टर को सी यानी कि अल्बिनो वाला कलर मास्क कर दिया, जबकि अल्बिनो का कुछ लेना देना नहीं था, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। अल्बिनो का मतलब एकदम व्हाइट, ठीक है, सॉरी, अल्बिनो का मतलब होता है एकदम व्हाइट, तो ये अल्बिनो कलर यहाँ पे मास्क कर दिया इस कैरेक्टर को, ब्लैक व्हाइट वाले को, इस तरीके से। अब ये 2 तरीके के होते हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और भी हैं अभी आप पढ़ेंगे। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, रेसेसिव एलील एट वन लोकस मास्क द इफेक्ट ऑफ एलील्स एट अनदर लोकस, ठीक है। ये रेसेसिव एलील है, ये किसी लोकस पे दूसरे एलील को मास्क कर देगा। एग्जांपल, लेब्राडोर रिट्रीवर्स, द प्रेजेंस ऑफ द ई एलील फॉर येलो कोट कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ ब्लैक और चॉकलेट कोट एलील्स, ठीक है। लैब्राडोर्स होते हैं, ठीक है, लैब्राडोर रिट्रीवर्स, उनमें ई एलील क्या होता है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो ब्लैक या चॉकलेट कलर के एलील को क्या करता है, मास्क कर देता है, ठीक। डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, डोमिनेंट एलील वन लोकस मास्क द इफेक्ट ऑफ एलील एट अनदर लोकस, ठीक है। सेम है, लेकिन एलील क्या होगा, डोमिनेंट वाला होगा, कैपिटल ए। अब ये जो है आपका एपिस्टेसिस, जब इंटरैक्शन नहीं होगा, यहाँ मैंने चार्ट इसलिए लिखा है कि जब अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो आपको नॉर्मल रेशियो देखने को मिलेगा 9:3:3:1 का। यहाँ पे कुछ क्रॉस कराया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कराया गया है, जैसे आप वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही क्रॉस यहाँ पे कराया गया है, इस क्रॉस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस हुआ तो रेशियो क्या आता है, किसी का भी डोमिनेंट एपिस्टेसिस हुआ तो 12:3:1, ठीक है। देख रहे हैं मेंडेलियन रेशियो चेंज हो गया, 9:3:3:1 से 12:3:1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंस 2 का ऐसे मार्क रहेगा, ठीक। रेसेसिव एपिस्टेसिस हुआ तो ये चेंज हो गया, 9:3:4 का रेशियो हो गया। डुप्लीकेट विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर होगा तो 6:6, बेसिकली आपको जनरली यही तीनों पढ़ना रहता है, लेकिन आप और भी जान लीजिए। डुप्लीकेट जीन और कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया तो रेशियो 6:6:1 का होगा। अगर डुप्लीकेट डोमिनेंट हो गया तो
15:1 का रेशियो हो जाएगा, डुप्लीकेट रिसेसिव 9:7 का रेशियो, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन में 13:3 का रेशियो। इस तरीके से एपिस्टेसिस क्या करता है, पूरा फिनोटिपिक रेशियो ही चेंज कर देता है मास्क करके, ठीक है। क्या पहले अगर मैं अगर वहाँ पी प्लांट को ही लेके देखूं तो वहाँ पे 9:3:3:3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, राउंड रेड, राउंड ग्रीन, ये कलर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। अब यहीं पे एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 थे, 3 3, ये रेशियो 4 का आ गया यहाँ, ये सॉरी फॉर दैट, ये 4 यहाँ, ठीक है, 3 4 3 7 8 9 9, तो ये आया 9, ठीक है। ये आपके 3 ब्लैक आ गए, 3 रेशियो, 4 क्या आ गया आपका, आ गया आपका किसका, ये वाइट वाला। यहाँ पे ए ब्राउन डोमिनेंट है, स्मॉल ए ब्लैक रिसेसिव है, सी पिगमेंट डोमिनेंट है, स्मॉल सी नो पिगमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस शो कर रहा है, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस शो कर रहा है, ठीक है। 9:3:3:4 का यहाँ रिसेसिव एपिस्टेसिस हो रहा है, नॉर्मल नहीं शो हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीन इन विच वन ऑफ द जीन्स मॉडिफाई द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जो कलर आना चाहिए था नॉर्मल, वो आया ही नहीं, चेंज हो गया। इसी को कहते हैं एपिस्टेसिस, जीन की मास्किंग हो जाना, ठीक। तो होपफुली आपको एपिस्टेसिस पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जीन इंटरैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर जीन इंटरैक्शन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्रेट देता है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर देखा था, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, डिजीज की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, सेम ही प्रोसेस है। तो अगर इंपॉर्टेंस आपसे पूछता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, ठीक, मतलब कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंटरैक्शन क्या पढ़ा था, जीन का इंटरैक्शन पढ़ा था। अब सेक्स यानी कि मेल फीमेल और हेरिडिटी का क्या इंटरैक्शन है, मतलब मेल और फीमेल जो होता है, सेक्स क्या होता है, मेल और फीमेल, यही ना कि XX मेल है, फीमेल है, और XY मेल है। हेरिडिटी का उसके साथ क्या रिलेशन है, इस चीज को हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरैक्शन बिटवीन, मतलब दो लोगों के बीच में ही इंटरैक्शन, कभी भी इंटरैक्शन दो लोगों के बीच में होता है। सेक्स एंड हेरिडिटी रिफर्स टू हाउ जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। कैसे जेनेटिक कैरेक्टर जो है सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसका मतलब अभी ये समझेंगे सेक्सुअल कैरेक्टर को, बिहेवियर को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को, हाउ सेक्स कैन इन टर्न अफेक्ट जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। कैसे जो है आपका जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं यानी कि जीन्स जो हैं सेक्सुअल कैरेक्टर को, उनके बिहेवियर को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को, इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ना, 2-3 तरीके की चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगी आपको। एक होता है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स, मतलब आप सबको पता है कि इसके पहले हमने पढ़ा था सेक्स सेल के बारे में, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर क्या होता है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम होता है। XX फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XY मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया था। इसी सेक्स क्रोमोसोम के बस आप बारे में हम पढ़ रहे हैं और कैसे इसका रिलेशन जीन से है इसके बारे में, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, मतलब सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, ये मतलब XX और XY ही डिसाइड करेगा कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, ठीक है, और आपका सेक्स जो है ट्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। एसिड कैरेक्टर, ट्रेट का मतलब आप याद रखिए कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको डिसाइड ये वाली चीजें करेंगी, XX और XY इनका डिसीजन लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट की डिफिनेशन की बात करें तो दीज ट्रेट्स आर दोज दैट आर एक्सप्रेस्ड ओनली वन सेक्स। ये ऐसे कैरेक्टर होंगे ये जो या तो मेल में होंगे या तो फीमेल में होंगे, ठीक है, दोनों में नहीं होंगे। ऐसे ट्रेट्स को सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। इवन दो बोथ सेक्सेस कैरी द जीन्स फॉर द ट्रेट, जीन्स दोनों के पास पाए जाएंगे लेकिन एक्सप्रेशन एक ही करेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेसिविटी और पेनिट्रेंस मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ एक्सप्रेशन का मतलब मैंने बताया था कि आपके पास वो जीन हो,
बेसिक सी जीन हो, जैसे फीमेल्स में, मैमल्स में क्या पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड, जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड, वो मेल्स में भी होता है। लेकिन जो एक्सप्रेशन फीमेल में है, जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर फीमेल में है, क्योंकि फीमेल को दूध पिलाना है, ठीक है, वैसा मेल में नहीं होता। मतलब जीन दोनों में है, लेकिन उसकी एक्सप्रेसिविटी, मतलब उसको एक्सप्रेस करने का काम कौन कर रही है, फीमेल कर रही है। ऐसे ट्रेट्स को कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। द ट्रेट्स एक्सप्रेशन इज लिमिटेड द इंडिविजुअल सेक्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन, तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो किसी एक के ऊपर निर्भर रहेगा, या तो मेल करेगा या तो फीमेल करेगी। कैरेक्टर्स की बात करें इनके, तो इनहेरिटेंस, दीज ट्रेट्स कैन बी ऑटोसोमल हो सकते हैं, नॉट लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। मैंने अभी बताया दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो जीन्स हैं ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं और लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, बट दे आर टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, ओनली वन सेक्स विल एग्जिबिट द फिनोटाइप, केवल एक सेक्स ही उस कैरेक्टर को बाहरी तौर पे दिखा पाएगा, फिनोटिपिकली ही एक ही दिखा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेट में भी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे फीमेल्स और मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने 12 की एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा। तो वहाँ आपने एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि टेस्टिस होता है मेल में और ओवा होता है फीमेल में, और बाकी क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें से एक होता है मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, ठीक है। और मेल्स वगैरह में प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस का प्रेजेंट होना, ठीक है। फीमेल्स में वजाइना का प्रेजेंट होना, ये सारी चीजें। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, ये आप डायग्राम देखकर ही जान गए होंगे इतने सारे। मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिल्क इज अ ट्रेट फाउंड इन फीमेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है मिल्क का प्रोडक्शन, क्योंकि मैमल्स में एक एबिलिटी है बच्चों को दूध पिलाने की, ठीक है। और ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ये कहाँ से होता है, मेमोरी ग्लैंड्स, और ये मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में पाई जाती है, ना कि मेल्स में। उसी तरीके से बियर्ड ग्रोथ, यानी कि दाढ़ी का आना, बियर्ड ग्रोथ मतलब दाढ़ी। इन ह्यूमंस बियर्ड ग्रोथ इज टिपिकली स्ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ मेल्स में होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेल हार्मोन एंड्रोजन। आप सबको पता है मेल्स का हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन, और हम लोगों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स मेल हार्मोन है जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से मेल्स के क्या पाए जाते हैं, बियर्ड पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, फीमेल्स में नहीं पाई जाती है। अब आप बोलेंगे कुछ लोगों में पाई जाती है, तो कुछ लोगों में क्या, सब में वो जीन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सप्रेशन किस में है, फीमेल में। उसी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना फीमेल्स में है, ना कि मेल्स में। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। लिमिट है उसकी कि वो या तो मेल में आएगा, जो कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड वाला वो मेल में, फीमेल में आएगा, और जो बियर्ड आने का दाढ़ी वाला है कैरेक्टर वो फीमेल में पाया जाएगा। ये जो ये जो कैरेक्टर हैं, ये दो जो हमारे क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, दोनों पे पाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो होपफुली आपका ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ बात किसकी की जा रही, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। अब यहाँ पे सेक्स का इन्फ्लुएंस रहेगा उस चीज पे, मतलब एकदम लिमिटेड नहीं है कि ये इसी में पाया जाएगा, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इन्फ्लुएंस में क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट आर दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ सेक्सेस, दोनों में पाए जा सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, बट सो डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। किसी में ज्यादा पाया जाएगा, डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन मतलब डिग्री अलग अलग हो जाएगी, किसी में ज्यादा वो चीज पाई जाएगी, किसी में कम दिखाई देगी। अगर मैं एक ऐसे चार्ट बनाऊं तो मेल में हो सकता है ये कोई चीज ज्यादा हो, दोनों में रहेगा वो चीज, लेकिन फीमेल में हो सकता है वही चीज कम हो, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन अलग होगा, और डिफरेंट फिनोटिपिक बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सेक्स, या फिनोटिपिक चीजें अलग हो सकती हैं, अभी आप समझेंगे। जिसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, मतलब गंजापन। गंजापन मेल्स में ज्यादा देखा जाता है कंपैरिजन टू फीमेल, दोनों में होता है लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इनहेरिटेंस, दीज ट्रेट आर यूजुअली गवर्न्ड बाय एलील्स दैट आर ऑटोसोमल, ठीक है। ये बेसिकली ऑटोसोमल वाली, यानी कि जो 22 पेयर हैं जो सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब जो आपका ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मेल होगा कि बनेगा कि फीमेल, वो जो ऑटोसोम वाले हैं, एंड देयर एक्सप्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोनल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और उस इंसान के शरीर का हार्मोन्स कैसे हैं उस चीज पे भी डिसाइड करता है ये बात, ठीक है। यहाँ लिमिटेड नहीं, इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस पर्सन का इन्फ्लुएंस है उस कैरेक्टर पे। और पहली बात ये ऑटोसोम
करता है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्रेशन द ट्रेट में बी डोमिनेंट इन वन सेक्स एंड रिसेसिव इन अनदर लीडिंग टू डिफरेंट फिनोटिपिक आउटकम्स। हो सकता है कि किसी एक ट्रेट में बहुत ज्यादा, किसी एक मतलब सेक्स में, मेल्स में बहुत ज्यादा हो, फीमेल में कम हो सकता है फीमेल में बहुत ज्यादा हो, मेल में कम हो, कोई कैरेक्टर, ठीक है। और ये बॉडी के हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, ये गंजापन आप देख रहे हैं, मेल्स का यहाँ पे दिखाया गया है ऊपर की तरफ, और ये फीमेल्स, मेल्स में ये ज्यादा दिखाया गया है, फीमेल्स में कम है, दोनों में, ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंस्ड है, सेक्स का इन्फ्लुएंस है, मतलब मेल में ये ज्यादा है, मेल में इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी सोसाइटी अभी कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मेल इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी कैसी होती है, मेल इन्फ्लुएंस्ड। यहाँ पे पुरुष प्रधान सोसाइटी आप इसको कह सकते हैं, अभी है, महिलाओं का आ रहा है लेकिन पुरुष ज्यादा प्रधान है। और जो गाँव वाले एरिया है वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब बेटे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वंश चलेगा एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है। तो ये सब क्या है, ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ही तो हुआ कि यहाँ पे मेल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इससे आप समझ जाएंगे। मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। पैटर्न बाल्डनेस यानी कि गंजापन, बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। इन ह्यूमंस एलील फॉर मेल पैटर्न बाल्डनेस इज डोमिनेंट। मेल में क्या है, ये चीज़ डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा है इन मेल्स, बट रिसेसिव इन फीमेल्स, फीमेल्स में कम है। 10 Males with one copy of allele will likely express the trait while females typically need 2 copies to do so। तो मेल को बस अगर एक कॉपी भी बाल्डनेस की मिल जाएगी, गंजेपन की, तो ये इसको एक्सप्रेस करेगा, इसमें गंजापन आ जाएगा। फीमेल में कई सारी कॉपी या 2 कॉपी हो तो भी नहीं। हॉर्न इन सीप, सीप में सींग का पाया जाना, ठीक है। इन सम सीप ब्रीड्स, कुछ सीप की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ब्रीड्स होते हैं। द एलील फॉर हॉर्न डेवलपमेंट इज डोमिनेंट इन मेल। मेल्स में क्या होता है कि हॉर्न ज्यादा पाया जाता है, मेल्स में बेसिकली देखा जाता है, रिसेसिव होता है फीमेल में, रिजल्टिंग इन मेल्स हैविंग हॉर्न व्हाइल फीमेल टिपिकली डू नॉट। जिसकी वजह से क्या होता है कि मेल्स में हॉर्न देखा जाता है, सींग देखी जाती है, जबकि फीमेल्स में नहीं देखा जाता है। सीप की बात की जाए, समरी क्या है डिफरेंस की, अगर आप देखना चाहें सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस स्टेट की, तो फीचर ऐसे एक जनरल, अगर आप चार्ट भी आपको याद रह गया तो आप लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। एक्सप्रेशन क्या है, केवल एक सेक्स लिमिटेड, जहां बात कर दी जाएगी लिमिटेड मतलब एक ही में पाया जाएगा। इन्फ्लुएंस्ड में क्या है, पाया दोनों में जाएगा लेकिन रेशियो कम हो जाएगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन जैसे गोनड में पाए जाते हैं कुछ हार्मोन, टेस्टिस में पाए जाते हैं हार्मोन, वो उसको डिसाइड करेंगे। ये इन्वायरमेंटल हार्मोन जैसे हमारे पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो भी इसको डिसाइड करेंगे। इनहेरिटेंस की बात करें तो मे और मे नॉट बी वन सेक्स क्रोमोसोम, यूजुअली ऑटोसोमल होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम पे या हो सकते हैं या नहीं, लेकिन ये आपके जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड वाले हैं ये ऑटोसोम पे ही होते हैं। मतलब अगर आपके फादर गंजे हैं तो आप भी गंजे नहीं होंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि अगर आपके फादर गंजे हैं तो आप गंजे होंगे, इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्स लिमिटेड में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर बियर्ड आपके फादर की नहीं है तो आपके पास भी ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट बी, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्स लिमिटेड का मिल्क प्रोडक्शन, बियर्ड ग्रोथ, और अगर यहीं पे बात करें सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की तो पैटर्न बाल्डनेस इन ह्यूमन, बी और सीप में हॉर्न का पाया जाना, ठीक। तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड मतलब जो चीजें सेक्स से लिंक्ड होगा। अभी पहला पढ़ा आपने लिमिटेड, जो केवल एक सेक्स से रिलेटेड था, इन्फ्लुएंस्ड में दोनों में कम ज्यादा था, अब यहाँ लिंक्ड। सम ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। कैरेक्टर किसके द्वारा डिसाइड होगा, एक्स और वाई के द्वारा। अगर एक्स एक्स वाला है और एक्स वाई वाला है तो ये दोनों चीजें मिलकर कैरेक्टर को डिसाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पे ऑटोसोम का कोई लेना देना नहीं होगा। ट्रेट्स लिंक्ड टू दीज क्रोमोसोम एग्जिबिट डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ड ऑन सेक्स, सेक्स के बेसिस पे डिवाइड होगा। जैसे एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ट्रेट्स एसोसिएटेड विथ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम सच एज कलर ब्लाइंडनेस, जैसे एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करती है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। जब अभी आप इसको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पेडिग्री एनालिसिस, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। So different expression in males and female due to presence of X chromosome in males to females। अब मेल्स में क्या है कि XX क्रोमोसोम 2 है और XY
मेल में क्या है, एक है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, मतलब इसको डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो एक्स है, ठीक है। तो अगर मेल्स में 2 फीमेल्स में 2 एक्स है मतलब वो चीज़ फीमेल में ज़्यादा होगी, ठीक। और एक्स वाई एक अगर एक्स है मेल में तो हो सकता है उसमें कम हो, तो डिसाइड कौन कर रहा है, एक्स डिसाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग अपने एक्स के बारे में मत सोचिएगा। वाई लिंक ट्रेट की बात करें तो ट्रेट्स लिंक्ड टू द जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम से डिसाइड होगी, सच एज मेल सेक्स डिटर्मिनेशन और पास्ड ओनली फ्रॉम फादर टू सन। मतलब यहाँ पे केवल वाई वाला ही, यहाँ पे फीमेल का कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स वाई है, नो जीन नो सिंड्रोम, नो जीन नो सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन कैरियर अगर कैपिटल एक्स, यहाँ पे एक्स की बात की जा रही है, अगर कैरियर एक्स वाली हो गई तो वो दोनों में जाएगी और सिम्पटम दिखेगा, ठीक है। वाई की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स जाएगा वहाँ पे होगा, वाई वाले में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज ट्रेट्स आर क्रूशियल इन एग्रीकल्चर, अगर हमको समझ में आ जाए कि ये वाली चीज़ें क्या है, बाल्डनेस किस वजह से हो रही, तो हम उसकी दवा बना सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। इवोल्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है, ठीक है। सेक्स इन्फ्लुएंस प्रोवाइड इंसाइट इनटू सेक्सुअल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मेडिकल जेनेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। आपका सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, जो आपका सेक्स और हेरिडिटी का क्या रिलेशन है, ठीक है। 3 तरीके के कैरेक्टर हमने पढ़े, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स जो है आपके डिटरमाइन करने वाले, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। अभी तक इनहेरिटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है ना कि यहाँ अगर मैं बताना चाहूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ये आपके बॉडी का सेल है, ठीक है, ये फादर का सेल है, ठीक है, मदर और फादर का। इन दोनों के बॉडी में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस। इस तरीके से ये बीच में न्यूक्लियस में बना रही हूँ और इसके अंदर ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, सेल और ये भी सेल और ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा जीन, मदर का और फादर का। ये दोनों जब रिप्रोडक्शन होगा, स्पर्म और ओवा, ठीक है, स्पर्म और ओवा आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो इनका न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ, न्यूक्लियस का जीन, ठीक है। लेकिन कुछ हमारी बॉडी में ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ सेल के ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका बात मैं करूं, अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये 2 ऐसे सेल हैं, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं, इनके पास इनका खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इनके पास इनका खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, 70S टाइप का। केवल यही ऐसे यूकैरियोटिक जीन होते हैं जिनके पास 70S टाइप का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो सोचिए जहाँ पे डीएनए पाया जा रहा था न्यूक्लियस, अगर ये इनहेरिटेंस कर सकता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये इनका भी तो डीएनए कर सकता है। तो ऐसा इनहेरिटेंस जो साइटोप्लाज्म, आप सबको पता है कि सेल के इस वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस तरीके के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल की वजह से इनहेरिटेंस होगा। यानी कि जो कैरेक्टर नया आएगा, मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें एक कैरेक्टर आ रहा है, वो किसकी वजह से आएगा, वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आएगा, और ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहाँ मेरे समझाने का मतलब ये था, मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा है, उस डीएनए को छोड़कर और कोई डीएनए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इस तरीके के इनहेरिटेंस को जब ये कैरेक्टर अपना आगे ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल की वजह से हो रहा है। होपफुली मैं ये समझाने में आपको सफल रही होंगी कि यहाँ क्या मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मैंने बताया कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट,
ये जो अगर ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक मटेरियल का तो इनको कहेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। प्राइमरली 2 ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे ये बेस होते हैं, रादर देन न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियस के डीएनए को छोड़ के भी ये जो है इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, पार्ट लेते हैं, तो इनको कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है कैरेक्टर्स की बात करें तो ये भी 2 तरीके का होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल भी आपको पढ़ना है, और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इन मोस्ट केसेस साइटोप्लाज्मिक ट्रेट इनहेरिटेड मैटरनली बिकॉज द एग कंट्रीब्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट। जब इनहेरिटेंस जो आप सबको पता है कि ओवा, यानी कि जो मैं यहाँ ओवा लिख रही हूँ, ये मदर से आता है और स्पर्म किससे आता है, फादर से आता है। जब ये ओवा जो है कोई कैरेक्टर देने में ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, इतना पार्टिसिपेशन किसका हो, ओवा का हो, इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम मैटरनल, मैटरनल का मतलब ही होता है मदर से रिलेटेड, पैटर्नल का मतलब होता है, अगर यही पैटर्नल होता तो फादर से रिलेटेड। तो मैटरनल इनहेरिटेंस कब होगा, जब ओवा का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन एन इंडिविजुअल कम फ्रॉम मदर, अगर सारे माइटोकॉन्ड्रिया किससे आ जाएं, मदर से आ जाएं, इस तरीके के इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, मैटरनल। नॉन मेंडेलियन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डज नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज इट इन्वॉल्व्स नॉन न्यूक्लियर जीन। तो नॉन मेंडेलियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंडल का काम किस पे था, न्यूक्लियस वाले जीन पे था, लेकिन यहाँ पे किसका जीन डीएनए जा रहा है, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जा रहा है, मेंडल का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आपको दिखाया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जब जा रहा है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक और नाम है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। क्या, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर का काम है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, कभी कभी इसको पैटर्नल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, पेरेंटल इनहेरिटेंस, जिसमें से मैटरनल कहते हैं, लेकिन मैटरनल थोड़ा अलग होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी इस बात को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पूछे, साइटोप्लाज्मिक पूछे, इनहेरिटेंस इसी को कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट था, वेरीगेटेड प्लांट है, और एक ग्रीन प्लांट है। वेरीगेटेड मतलब उसमें कई सारे कलर हैं। ठीक है, कलर प्लास्टिड और कलरलेस प्लास्टिड, कुछ कलर्ड प्लास्टिड है, प्लास्टिड का मतलब समझ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला, कुछ बिना कलर वाले प्लास्टिड है, और ग्रीन प्लांट है। तो इसका एग और इसका पॉलन लिया गया, इसका एग और इसका पॉलन दोनों का लिया गया। ठीक है, अब इन दोनों का फ्यूजन कराया गया तो क्या हुआ, जाइगोट्स फ्रॉम वेरीगेटेड इनटू ग्रीन एंड ग्रीन, वेरीगेटेड और ग्रीन बने, और यहाँ पे जाइगोट फ्रॉम ग्रीन एंड वेरीगेटेड। तो मतलब यहाँ जो कलर है जाइगोट का, जो कलर आएगा प्लांट का, वो किसकी वजह से आता है, आ रहा प्लास्टिड की वजह से, ना कि न्यूक्लियस वाले जीन की वजह से। इसी वजह से उसको क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कह रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कुछ होते हैं, कंडीशन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया मायोपैथी या लीबर्स हेरिटेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी आर पास्ड फ्रॉम मदर टू ऑल देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी होगी और मदर से सारे बच्चों में जाएगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ट्रेट इन प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें ट्रेट कैरेक्टर जो है किससे लिंक्ड होंगे, क्लोरोप्लास्ट से। जैसे कुछ लीफ कलर अभी मैंने आपको दिखाया, लीफ का कलर जो है ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट डिसाइड कर रहा है, ना कि प्लांट का जीन न्यूक्लियस। ठीक, मैटरनली इनहेरिटेड है। इम्प्लीकेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है इस तरीके से, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया, प्लांट का सेल दिखाया गया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है। साइकोट्रिया का लीफ है, ठीक है, टिश्यू लीफ, बैक्टीरियल लीफ नोड्यूल्स है, यहाँ कलर है। ठीक है, साइकोट्रिया प्लांट है, पॉपुलेशन इसकी दिखाई गई है, और इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है, इंटर ऑर्गेनेलर वेरिएशन लीव्स को डिसाइड कर रही हैं। ये देखिए वेरीगेटेड लीफ अभी जो मैंने ऊपर दिखाया, वाइट क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे वाइट वाला भी आ रहा है और वो कलर्ड वाला भी आ रहा है। तो इसको डिसाइड करने वाला कौन है, मिराबिलिस चलापाया, जिसको कि 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने किस में पढ़ा था, कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था आपने। तो 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस चलापा कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ। उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, ना कि न्यूक्लियस। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, मैटरनल मतलब मदर से रिलेटेड होगा, तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से अलग है। कैसे, यहाँ पे इसको जान लीजिए, डिस्टिंक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस,
वाइल बोथ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व मैटरनल इन्फ्लुएंस, दोनों कॉन्सेप्ट में मदर का रोल तो आ रहा है जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट में। फोकसेस ऑन द जीनोटाइप ऑफ द मदर अफेक्टिंग ऑफस्प्रिंग फेनोटाइप थ्रू फैक्टर डिपॉजिटेड इन द एग, whereas साइटोप्लाज्मिक पर्टेंस स्पेसिफिसिटी टू द ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनेल डीएनए। यहाँ पे क्या होगा कि जब मदर मैटरनल वाले में जब मदर से कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मदर का ज़्यादा गया तो वो मैटरनल इफेक्ट होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनेल का डीएनए यानी कि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए क्लोरोप्लास्ट का डीएनए आ जाए या क्लोरोप्लास्ट का क्या आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आ जाए, वो चीज़ डिसाइड कर रही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को आप समझिएगा। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट क्या है डेफिनेशन, इसको क्या कहेंगे, सिचुएशन वेयर द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, मतलब बाहर से कोई स्ट्रक्चर है किसी फिनोटाइप का भी, स्नेल में आप देखेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, मदर, जीनोटाइप ऑफ मदर, मदर का जीन उस चीज़ को डिसाइड करेगा, रादर देन ऑफस्प्रिंग ओन जीनोटाइप, उस ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा उसका कोई लेना देना रहेगा। मैकेनिज्म, मैटरनल जीनोटाइप कैन इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट एंड द मटेरियल्स लाइक mRNA एंड और प्रोटीन्स, ये जीनोटाइप जो है इन्वायरमेंट को और उसके मटेरियल को जैसे mRNA और प्रोटीन में चेंज कर सकता है। दैट आर डिपॉजिटेड इन द एग बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो एग में डिपॉजिटेड रहेंगे उसको चेंज करेगा। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। मैटरनल जीनोटाइप जो है ट्रेट यानी कि कैरेक्टर, जैसे कि बॉडी का साइज, शेप, स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मदर का जो है क्या करेगा, जीन डिसाइड करेगा, जीनोटाइप डिसाइड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा स्नेल में सेल कॉइलिंग। ठीक है, कुछ स्नेल स्पीसीज इसमें डायरेक्शन ऑफ सेल कॉइलिंग क्या है, लेफ्ट और राइट है। ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय मदर्स जीनोटाइप इवन इफ द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट डिफरेंट एलील्स, जबकि एली जो फिनो मतलब ऑफस्प्रिंग है बच्चा, उसके पास अलग तरीके का जीनोटाइप है, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन कि वो राइट साइड में कॉइलिंग होगी या लेफ्ट साइड में कॉइलिंग होगी, उसको कौन डिसाइड करेगा, मदर। Developmental traits, certain developmental traits in organisms such as the presence of certain structure or behavior can be influenced directly by maternal factors। ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मदर ही डिसाइड करेगी, जैसे कि यहाँ देखिए सेल की कॉइलिंग, यहाँ पे डेक्स्ट्रल रोटेशन है, राइट हैंडेड रोटेशन है डेक्स्ट्रल, और सेंसिट्रल आपने रोटेशन देखा होगा, राइट साइड डेक्स्ट्रल और लेफ्ट साइड में सेंसिट्रल। तो यहाँ ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, तो फीमेल में इस तरीके का है, देख रहे हैं इसका माउथ इधर है, और मेल में इस तरीके का है, तो मेल का कोई इस पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये देखिए सब F2 जनरेशन में सारे क्या हो गए, मदर इन्फ्लुएंस। ठीक है, F3 जनरेशन में भी 3 क्या है, मदर इन्फ्लुएंस है, एक बस कैसा आया, सेंसिट्रल आया है। यहाँ पे भी देखिए सब क्या होंगे, मदर कैसी है, सेंसिट्रल है, तो सारे सेंसिट्रल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर देखना चाहें न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, मैटरनल मदर को जैसा न्यूट्रिशन आप देंगे, ये अंडे से बच्चा कैसा निकलेगा, सारी परफॉर्मेंस किस पे डिसाइड कर रही है, मदर पे। ठीक है, सब कुछ मदर पे डिसाइड करेगा। तो होपफुली आपको अब इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी मैटरनल जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इनहेरिटेंस को जानने के लिए, मतलब किस तरीके से जीन मदर फादर का क्या है, क्या उसका इफेक्ट है, मेंडल के बियॉन्ड सारी कैरेक्टर्स कैसे हैं इसको जानने में, इवोल्यूशन को जानने में और डेवलपमेंट को जानने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और मेडिकल में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिया इस चैप्टर का। ठीक है, उस यूनिट का हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया है। पहला हमने पढ़ा जीन का इंटरेक्शन। ठीक है, जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है। सेकंड हमने पढ़ा जो है सेक्स और हेरिडिटी का क्या रिलेशन है। तीसरा हमने साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक इनहेरिटेंस पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आगे की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, तब तक लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।